हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अर्थशास्त्र विषय को लेकर आए हैं और आज अर्थशास्त्र विषय की हम प्रथम पुस्तक माइक्रो इकोनॉमिक या जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं उसका प्रथम पाठ लेकर आए हैं और उस प्रथम पाठ का भी आज हम प्रथम भाग इस कक्षा में चर्चा करेंगे। और इस कक्षा में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, चलिए हम एक एक करके उनको देख लेते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। आज इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के परिचय से। हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हम चर्चा करेंगे आर्थिक क्रियाओं पर कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक समस्या पर कि आर्थिक समस्या क्या होती है और ये क्यों उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पर और हम आज चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। तो आज हम इन बिंदुओं को इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर एक एक करके इन बिंदुओं को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि अर्थव्यवस्था का सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संबंध में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आर्थिक क्रियाओं के संबंध में जब हम किसी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जितनी भी किसी भी देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, यानी लोग अपनी जीविका को प्राप्त करने के लिए जितने भी कार्य कर रहे हैं, यानी आर्थिक कार्यों से हमारा संबंध है, तो उन सभी क्रियाओं को अगर हम एक साथ मिला दें तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है जब तक कि इसके आगे किसी राज्य या किसी देश के बारे में हम बात नहीं करते हैं कि अमुक देश की अर्थव्यवस्था या अमुक राज्यों की अर्थव्यवस्था, तो उसके साथ एक क्षेत्र का लगाना जरूरी है, तब हम उसको कहते हैं कि अर्थव्यवस्था है। तो उस किसी क्षेत्र के अंदर, यानी एक देश की हम बात कर रहे हैं, तो एक देश के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं हो रही हैं, उनको अगर हम एक साथ मिलाकर परिभाषित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, इसमें एजे ब्राउन है, उन्होंने इसकी बहुत ही अच्छी और सरल परिभाषा दी है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए वो किस प्रकार से आजीविका प्राप्त करते हैं, इन सभी क्रियाओं को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं और इन सभी का समुच्चय कहलाता है आपके अर्थव्यवस्था। जैसे कोई किसान अपने आजीविका को प्राप्त करने के लिए हल चलाता है, फसलें उगाता है, फसलों को बेचता है, तो ये इस तरह की जो क्रियाएं हैं इनको आर्थिक क्रिया। तो पहले हम थोड़ा सा आर्थिक क्रियाओं को समझ लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। देखिए, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों के उपयोग से। यानी देखिए, मनुष्य जो है उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उसे साधनों की आवश्यकता होती है। तो अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जब कोई उपभोक्ता अपने साधनों का उपयोग करता है तो वह जो क्रियाएं होती हैं उसमें, उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। देखिए, आर्थिक क्रियाएं वो सभी क्रियाएं हैं जिनसे आय का सृजन होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सारी क्रियाएं जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सब की सब आय सर्जित करने वाली क्रियाएं हों। कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ क्रियाएं जो आय को सृजित ना करती हैं। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को का उपभोग कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे हैं, तो जो खाना खाना है वो आर्थिक क्रिया है, लेकिन उससे जो उपभोक्ता रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहा है उससे उसकी आय सृजित नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की जो उस उपभोक्ता की ये क्रिया है ये आर्थिक क्रियाओं में, लेकिन इससे उस उपभोक्ता को आय का सृजन नहीं हो रहा है। इसमें आय का सृजन किसके पास हो रहा है? रेस्टोरेंट वाले के लिए आय प्राप्त हो रही है, लेकिन जो उपभोक्ता, अगर हम उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो उसको
इस क्रिया से आय प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उसकी आय खर्च होगी। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि यानी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए जब हम साधनों का उपयोग करते हैं तो उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और सारी क्रियाएं जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह आय सर्जित करने वाली नहीं होती हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम किन किन चीजों को रख सकते। तो जो हम बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उपभोग की, कि आर्थिक क्रियाओं के अंदर सबसे पहली चीज आती है उपभोग। देखिए उपभोग क्या है? मनुष्य अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कुछ चीजों का प्रयोग करता है, और वो जो प्रयोग करता है उसको हम उपभोग कहते हैं। देखिए उपभोग के बारे में ये भी कहा जाता है कि अर्थशास्त्र का आदि और अंत उपभोग को ही माना जाता है। आदि और अंत जो है वो उपभोग को माना जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए हमने सुना है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तभी हम उस वस्तु का उत्पादन भी करते हैं। तो आज जितनी भी हम अपने आसपास वस्तुओं का उत्पादन देख रहे हैं या वस्तुएं देख रहे हैं, वो सब वस्तुएं इसलिए हमारे आसपास हैं या इसलिए निर्मित की गई हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता थी। यानी उस वस्तु की हमें आवश्यकता इसलिए थी कि वो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, इसलिए उसका निर्माण हुआ है। तो इसीलिए किसी वस्तु के आवश्यकता के कारण उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, और जब उत्पादन होता है तो उत्पादन का फिर प्रयोग कर लिया जाता है, और प्रयोग करने के बाद वो वस्तु समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि और अंत भी कहते हैं। तो उपभोग का अर्थ आशय ये निकला कि जब भी हम किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसे हम उपभोग कहते हैं। तो ये जो उपभोग है यह आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इससे भी जरूरी नहीं है कि आय का सृजन हो। किसी को आय का सृजन हो सकता है और किसी के लिए आय का सृजन या उपभोग नहीं भी होता। तो अगला जो आर्थिक क्रियाओं में आता है उसको हम कहते हैं उत्पादन। आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। तो किसी वस्तु के अंदर जब हम उपयोगिता का सृजन कर लेते हैं तो उसको हम उत्पादन कहते हैं। देखिए किसी वस्तु को उपयोगी बनाना, वस्तुएं बहुत सारी हैं लेकिन जब तक हम उसको अपने प्रयोग के लायक उपयोगी नहीं बना पाते तब तक वह उत्पादन नहीं है। इसका एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि मान लीजिए कि चौक बनती है चूने से। तो चूना हमें जो है प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन जब तक हम उस चूने को पीस कर एक चौक की स्टिक नहीं बना पाते, यानी उसके अंदर लिखने की एक क्षमता उत्पन्न नहीं कर पाते, तब तक वह उत्पादन नहीं कहलाता है। लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर लिखने की क्षमता यानी अपने लिखने के लायक उपयोगिता का सृजन कर लिया है तो उसको उत्पादन कहते हैं। और ये उत्पादन भी एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उत्पादन से लोग अपनी आजीविका का सृजन करते हैं, यानी अपनी जीविका कमाते हैं। किसान है फसलें उगाता है, कारपेंटर जो है लकड़ियों से कुर्सी मेज इस तरह की चीजें बनाता है, कोई मैकेनिक है, यानी इस प्रकार से अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला जो आर्थिक क्रिया का प्रकार है उसको हम कहते हैं विनिमय। इससे भी आय का सृजन होता है। विनिमय से मतलब होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान। देखिए हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अब हर व्यक्ति अपने लिए सभी प्रकार की वस्तुएं नहीं बना पाता, या सभी प्रकार की वस्तुएं उसके द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, ये हमारी लिमिटेशन होती है। तो हम जिस चीज में सिद्धस्त होते हैं या जिस चीज में हमारी महारत होती है हम उस चीज का निर्माण करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं, और उस आय से हम अन्य चीजों को खरीदते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो किसान है उसको खेती करने में महारत हासिल है, तो वह खेती करेगा, अनाज उत्पन्न करेगा, और अनाज उत्पन्न करने के बाद अपने लायक जितना अनाज उसको चाहिए वो रख के बाकी बाजार में बेच देता है, और उससे उसको जो आय प्राप्त होती है
उससे वो जो चीज़ें खरीदता है, मान लीजिए उसको कपड़ों की आवश्यकता है तो उन धन से वो कपड़े खरीद सकता है, दूध की आवश्यकता है तो दूध खरीद सकता है, फर्नीचर की आवश्यकता है तो फर्नीचर खरीद सकता है। तो इस तरह से एक जो उपभोक्ता है तो वो जब एक वस्तु को खरीदने के लिए धन देता है या उसका आदान, धन के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसको हम विनिमय कहते हैं। और ये विनिमय आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इससे भी आय प्राप्त होती है। आपने देखा होगा बहुत से आपके अड़ोस पड़ोस में दुकानदार हैं, वो बाहर से बाजार से चीजें लेके आते हैं होलसेलर से और आप लोगों को बेचते हैं, ना वो बनाते हैं, बाहर से लाते हैं, केवल वो उस चीज को बेचते हैं और उसके बदले में वो मुनाफा लेते हैं और वो उनसे उनकी आजीविका चलती है। या जो उत्पादक है वो उत्पादन करता है और उसके बाद वो आगे दुकानदारों को वो बेच देता है, उससे उसकी आजीविका चलती है। तो इस तरह से जो एक्सचेंज है, विनिमय है, इससे आय प्राप्त होती है। तो ये भी आर्थिक क्रिया का एक भाग है। और इसी के साथ साथ एक चीज है निवेश, इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, यह भी आर्थिक क्रिया का एक रूप है। जब हम अपने पैसे को या धन को किसी इसी प्रकार की संपत्ति पर लगाते हैं जिनसे आय प्राप्त हो, तो वह निवेश कैसा कहलाता है। देखिए, निवेश से आशय है कि कोई नया निर्माण हो, पुराने ही निर्माण, मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री बननी है, अगर हम कोई नया कारखाना खोलते हैं और उसमें पैसे लगाते हैं या कोई नई मशीनरी खरीदते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट कहलाता है, निवेश कहलाता है और उस मशीनरी से या उस कारखाने से हमें आय प्राप्त होती है। तो ये जो चीज है इसको भी हम आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी जो है आर्थिक क्रियाएं हैं और इन आर्थिक क्रियाओं से आजीविका प्राप्त होती है या लोग इन प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं जिनसे उनकी आजीविका प्राप्त होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हम आर्थिक समस्या की, देखिए हम सभी के पास बहुत सारे आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताएं इतनी है कि एक आवश्यकता समाप्त भी नहीं होती तब तक हमारे पास दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। यानी एक एक करके हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती हैं और जो आवश्यकताएं हैं बहुत असीमित है, जबकि हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन है वो बहुत सीमित मात्रा में। यानी आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है और साधन सीमित मात्रा में है। अब ये जो साधन है इनकी एक विशेषता होती है कि इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, यानी अल्टरनेटिव यूज संभव है। यहाँ वैकल्पिक प्रयोग से संबंध है, यानी यहाँ पर वैकल्पिक प्रयोग से मतलब है कि एक वस्तु का एक से अधिक तरह से प्रयोग किया जा सकता है। तो सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम संयोजन की जो समस्या उत्पन्न होती है कि हम अपनी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों को कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इसके लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को चयन करना पड़ता है। यानी एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन सी आवश्यकता को हम पहले लें, उसके बाद कौन सी आवश्यकता को पूरा करें, उसके बाद कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करें। क्योंकि हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो बहुत सीमित मात्रा में है। तो इन सीमित मात्रा के कारण ही हमें अपनी आवश्यकताओं का चयन करना पड़ता है कि पहले हम किन किन आवश्यकताओं को पूरा करें। और ये जो चयन करना पड़ता है इसी को ही हम चयन की समस्या कहते हैं। और ये चयन की समस्या ही वास्तव में आर्थिक समस्या भी है, इसको हम चयन की समस्या भी कहते हैं और चुनाव की समस्या भी इसी को ही कहा जाता है। चलिए जरा इसको हम और तरह से समझते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है। अभी हम आर्थिक समस्या के बारे में तो जाना हमने, लेकिन ये उत्पन्न क्यों होती है। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। सबसे पहले है कि असीमित आवश्यकता, कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं बहुत असीमित है, यानी उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अगली चीज इसमें है कि हमारे पास साधन है वो सीमित मात्रा में है। और इन दोनों के अतिरिक्त एक अन्य कारण जो है कि हमारी आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। देखिए, आवश्यकताओं की तीव्रता से में अंतर से आशय ये है कि हमारी सारी आवश्यकताएं ऐसी नहीं होती हैं कि वो एक ही इंटेंसिटी में हो, कि भाई सारी आवश्यकताएं एक साथ पूरी हो जाएं। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जिनको हम टाल भी सकते हैं, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जिनको हम टाल नहीं सकते हैं। तो अलग अलग तरह के जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता में अंतर है। इसीलिए
हमारे पास चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि भाई हम कौन सी आवश्यकता को टाल सकते हैं। तो हम पहले हम जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी एक लिस्ट ले लेते हैं। इनकी तो आवश्यकताएं हमारी जो है असीमित है, यानी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूरा होना तो बहुत मुश्किल है एक साथ, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। तो हम पहले इन आवश्यकताओं की लिस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो साधन है उन साधनों से हम किस किस आवश्यकता को पहले पूरा कर लेते हैं, यानी कौन सी ऐसी आवश्यकता है कि जिसकी तीव्रता अधिक है। तो जिस आवश्यकता की तीव्रता अधिक होगी पहले हम उसका चयन करेंगे, जिस आवश्यकता की तीव्रता उससे कम होगी उसके बाद या जिन आवश्यकताओं की तीव्रता कम होगी हम उनको फिर छोड़ते चले जाते हैं, उसके बाद उनको लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं साधन के रूप में हम यहाँ पर धन को ले लेते हैं कि हम धन है हमारे पास। तो एक धन हमारे पास एक लिमिटेड मात्रा में होता है, यानी एक सीमित मात्रा में होता है। अब उस धन से हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको हम एक साथ पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम उस धन को इस तरह से खर्च करते हैं कि हमारी जो सबसे अधिक तीव्रता वाली जो जरूरतें हैं पहले वो पूरे हो जाए। जैसे हम मासिक बजट भी बनाते हैं, तो मासिक बजट में भी हम सबसे पहले किस चीज को रखते हैं, जो हमारे घर का मासिक बजट बनता है तो उसमें हम सबसे पहले राशन रखते हैं, यानी खाने पीने की चीजों को हम पहले रखते हैं। मान लीजिए दवाई है और कपड़े हैं, इन दोनों में से हम किस चीज को हम पहले रखेंगे, तो दवाई की आवश्यकता हमारी ज्यादा तीव्र होती है तो हम पहले दवाई को रखेंगे, कपड़ों को हम उसके बाद रखेंगे। इस तरह से क्या होता है कि जो हमारे पास साधन सीमित साधन है, हम इन सीमित साधनों को यहाँ पर साधन के रूप में हम धन को मान सकते हैं। इस साधनों यानी जिस धन को हम इस तरह से प्रयोग करते हैं कि जो हमारी असीमित आवश्यकताएं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं पहले हम उनका लिस्ट बना लें और उसके हिसाब से एक एक चयन करते चले जाएं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आर्थिक समस्या 3 कारणों से उत्पन्न होती है कि हमारे पास आवश्यकताएं असीमित है, साधन सीमित है और इन आवश्यकताओं की जो तीव्रता है वो एक समान नहीं होती है, यानी इनकी तीव्रता एक समान नहीं होती। इसी कारण जो ये आर्थिक समस्या है वह उत्पन्न होती है। चलिए अभी तक हमने आर्थिक समस्या के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। पहली है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाए। देखिए अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो इस चीज पर निर्भर करता है कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है हम उसका ही उत्पादन करें, क्योंकि जिन वस्तुओं की आवश्यकता अगर हमारे को नहीं है उन वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा तो वो जो हमारे साधन हैं उन साधनों का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। एक तरफ आवश्यकताएं अधूरी रह जाएंगी, दूसरी तरफ साधन व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और दूसरा कि कितनी मात्रा में किया जाए। यानी सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना होता है कि क्या क्या हम उत्पादन कर रहे हैं और दूसरा हमको ये डिसाइड करना होता है कि कितनी मात्रा में करना है। देखिए मात्रा इसलिए आवश्यक है कि अगर अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर दिया जाए तो उससे वो वस्तुएं बिकेंगी नहीं, और अगर कम वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो उससे क्या होगा कि लोगों की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होंगी। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है कि पहले हमें वस्तुओं का चुनाव करना और उसके बाद जब हमने वस्तुओं का चुनाव कर लिया है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है तो उसके बाद कितनी मात्रा में चुनाव करना है, यानी कितनी मात्रा में इनका उत्पादन करना है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस चीज का हल होना बहुत जरूरी है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकसित होने के लिए इन चीजों का ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके बाद जो अर्थव्यवस्था की जो दूसरी केंद्रीय समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं या कैसे किया जाए। देखिए वस्तुओं का जो उत्पादन है वो 2 तरह के से किया जा सकता है। अगर हम देखें कि श्रम साध्य या मशीन साध्य। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मशीनों से बनाई जा सकती हैं, कुछ श्रम से बनाई जा सकती हैं। जब हम मशीनों से उत्पादन करते हैं तो वस्तुएं जल्दी बन जाती हैं, सस्ती बन जाती हैं। उसके लिए जो श्रम है उसकी कम आवश्यकता होती है। और अगर हम किसी वस्तु को श्रम से बनाते हैं, यानी जो श्रम साध्य यानी व्यक्तियों को लगाकर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो वहां पर थोड़ा टाइम भी लगता है और वस्तुएं महंगी भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि किसी देश के अंदर अगर श्रम बहुत अधिक है तो वहां पर अगर हम मशीनों से काम करते हैं तो ये जो श्रम है यानी जो श्रमिक है उनको रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए, जब हम मशीनों से काम अधिक करते हैं तो उससे रोजगार प्रभावित होता है कि लोगों को अधिक रोजगार नहीं मिलता है, और जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके पास आय नहीं होगी। आय न होने से मांग प्रभावित होती है, मांग नहीं होगा, और जब मांग नहीं होगी तो फिर उससे उत्पादन प्रभावित होगा। तो इसलिए हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें जो उत्पादन है वो श्रम से करना है या मशीनों से करना है। अगर हम मशीनों से उत्पादन करेंगे तो श्रमिकों का रोजगार कम हो जाएगा, और अगर हम श्रम से केवल श्रमिक से काम करवाते हैं तो वस्तुएं महंगी होंगी और वो बनने में भी टाइम लगेगा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि किस तरह से हम इन दोनों का संयोजन करें कि जो श्रम है उसको रोजगार भी मिल जाए और जो उपभोक्ता है उसको अच्छी और सस्ती वस्तुएं भी मिल जाए। तो ये डिसाइड करना भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत आता है। तो इसका भी सॉल्यूशन हमें करना पड़ता है कि वस्तुओं का उत्पादन हम कैसे करते हैं। तो अलग अलग देश में जहां पर श्रम अधिक है वो इनका प्रयोग अधिक करते हैं, जहां पर श्रम कम है वो मशीनों का प्रयोग करते हैं, या देश में जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरह से हम संयोजित करते हैं कि लोगों को रोजगार भी मिल जाए और उपभोक्ताओं को अच्छी और सस्ती वस्तुएं भी प्राप्त हो सके। इसके अलावा एक और जो समस्या है कि जो वस्तुओं का हम उत्पादन कर रहे हैं वो उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कौन सा आय वर्ग है जिसके लिए हमें उत्पादन करना है। तो इस तरह की ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होंगी, 3 केंद्रीय समस्या होंगी कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए और वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो यह अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्थाओं को 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहली है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसको सामान्य रूप से हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इसमें ज्यादातर जो उत्पादन है वो सरकार के हाथ में होता है, सरकार के द्वारा ही सब चीजों का निर्णय लिया जाता है, यानी आर्थिक निर्णय जितने भी हैं वो सरकार के द्वारा यानी समाज के द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का एक और प्रकार है जिसको हम कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, और इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था को। इसके अंतर्गत जो उत्पादन के सारे साधन हैं वो निजी पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं, और जितने भी आर्थिक निर्णय हैं मुख्य रूप से वो पूंजीपतियों के द्वारा लिए जाए। इनके विषय में हम विशेषताओं के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ये 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, और इसके अलावा एक और अर्थव्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं कि मिक्स इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के गुण सम्मिलित होते हैं, यानी ना तो ये पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और ना ही ये पूरी तरह से बाजार अर्थव्यवस्था होती है, बल्कि इन दोनों की अच्छाइयों को इन्होंने अपने अंदर समाहित करके एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था बना दी, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का सह अस्तित्व इसमें पाया जाता है। तो अब एक एक करके हम जरा इनकी विशेषताओं को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की, या जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, इसकी विशेषता क्या है कि उत्पत्ति के सभी साधनों पर समाज का स्वामित्व पाया जाता है, यानी यहाँ पर उत्पादन के जितने भी साधन हैं सब पर सरकार का स्वामित्व पाया जाता है। कोई निजी स्वामित्व, किसी निजी पूंजीपति का स्वामित्व यहाँ पर नहीं होता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, उपभोग से संबंध जितने भी निर्णय हैं वो सारे के सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, यानी किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, वस्तुओं का विनिमय किस तरह से करना है, उपभोग से संबंधित किन किन वस्तुओं का उपभोग होगा, यानी इस तरह के जितने भी सारे निर्णय हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार डिसाइड करती है कि क्या उत्पादन किया जाए, किस तरह से विनिमय किया जाए, उपभोग का प्रकार क्या हो, किस तरह से उपभोग हो, ये सारे के सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है, यानी 2 फर्म है उनमें इस एक प्रकार की स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होगी
कि वो आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं, क्योंकि सब सरकार के द्वारा डिसाइड होता है, तो सरकार इस तरह की कोई भी दो वस्तुएं नहीं बनाती कि जो आपस में प्रतियोगी हो। तो यहाँ पर स्वतंत्र प्रतियोगिता का तो अभाव पाई जाती है। यहाँ पर जो आर्थिक प्रणाली है वो स्वचालित नहीं होती, यानी मांग और पूर्ति के नियम से चालू नहीं होती है। यहाँ पर सरकार इन सबको हिसाब से, अपने हिसाब से इन आर्थिक प्रणालियों को रन करती है कि किस प्रकार से कौन कौन सी प्रणाली चल रही है। जो भी गतिविधियां होंगी वो सरकार के द्वारा चलाई जाएंगी। किस वस्तु का अधिक उत्पादन हो रहा है, किस वस्तु का कीमत क्या रखनी है, क्या हो रहा है, ये सारा का सारा सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और इस जो अर्थव्यवस्था है इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, यानी जो जन कल्याण है वो इसके पीछे मेन लक्ष्य होता है कि लोगों का अधिक से अधिक फायदा हो, यानी जो जनता है उसको अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त कराई जाएं या उनको प्रदान की जाए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, या जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो विशेषता है कि जो जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी जो पूंजीपति होते हैं उनका उत्पत्ति के इन साधनों पर स्वामित्व होता है, यानी वो इनका प्रयोग करते हैं। और इन सभी साधनों का वो प्रयोग किस लिए करते हैं? लाभ के लिए। यहाँ पर जन कल्याण वाली भावना नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो पूंजीपति है वो जो भी उत्पादन करता है वो अपने लाभ के लिए करता है। और यहाँ पर स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी दो तरह की, यानी एक व्यक्ति है उसने कोई एक कारखाना किसी एक वस्तु का लगाया है, तो दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से दूसरा कारखाना उसी वस्तु का बना सकता है, या उसी दो व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही जैसी बना सकते हैं। तो वो आपस में प्रतियोगिता करेंगे, जिसकी वस्तु सस्ती अच्छी होगी उसकी वस्तुएं बिकेंगी, जिसकी अच्छी नहीं होंगी उसकी नहीं बिकेंगी। तो यहाँ पर स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, जहां पर उत्पादन, विनिमय, उपभोग संबंध सारे जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो पूंजीपतियों के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जो कुछ भी उत्पादन किया जा रहा है वो सारा का सारा पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आर्थिक प्रणाली स्वचालित होती है, यानी सरकार के द्वारा उसमें पुश नहीं किया जाता। और इनका जो मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन है उन पर निजी और राज्य दोनों का स्वामित्व पाया जाता है, अलग अलग, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने उत्पत्ति के साधन है उन पर स्वामित्व रखते हैं। यहाँ पर प्रतियोगिता होती है, स्वतंत्र नहीं होती, केवल नियंत्रित प्रतियोगिता होती है। जो आर्थिक प्रणाली है वो भी पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं होती है। और जो इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है। देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे अमेरिका है, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। चीन, यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और जैसे भारत है तो यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। पहले हमारे देश में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था अधिक और पूंजीवादी थोड़ी कम थी। 1991 के बाद यहाँ पर पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था के तत्व हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्व थोड़े कम हो गए। चलिए अब इसी से संबंधित कुछ चर्चा के प्रश्न हैं, इनको ले लेते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर किस तरह से हो सकते हैं। कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधनों का प्रयोग करता है उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो आय प्राप्त करने वाली होती हैं, लेकिन सारी आर्थिक क्रियाओं से आय सर्जित हो ऐसा संभव नहीं है। अगला प्रश्न, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? देखिए जो आर्थिक समस्या है उसके उत्पन्न होने के हमने 3 कारण बताए थे। कि नंबर 1, जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है कि हमारे पास की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित मात्रा में है। और इसका जो दूसरा कारण है कि जो साधन है वो सीमित मात्रा में होते हैं। और इसकी जो तीसरा बिंदु है आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का, कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी तीव्रता एक समान नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। इसीलिए ये आर्थिक समस्या या चयन की समस्या उत्पन्न होती है।
अगला प्रश्न है कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इसमें हमने बताया आपको कि एक अर्थव्यवस्था जिसको हम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो दूसरी अर्थव्यवस्था होती है इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न था कि बाजार अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो बाजार अर्थव्यवस्था है यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। यह अर्थव्यवस्था स्वचालित होती है। यहाँ पर प्रतियोगिता, स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। और ये जो अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ये थे हमारे प्रश्न। इसके बाद आपके लिए एक अभ्यास का कार्य है कि आप अपने आसपास होने वाली आर्थिक क्रियाओं को देखें और ज्ञात कीजिए कि किन किन आर्थिक क्रियाओं में आय का सृजन नहीं होता है। तो ये आपका अभ्यास कार्य है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इन सभी बिंदुओं को समझने में आसानी हुई होगी। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे फिर इसके अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।